ये कहानी स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां एक परिवार गहरे समुद्र की यात्रा पर निकलता है। ठीक उसी समय एक खौफनाक घटना घटती है, जिसके कारण शांत समुद्र पल भर में किसी ज्वालामुखी की तरह उबलने लगता है और पूरी मानवता के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर देता है। क्या ये परिवार और इंसानियत इस भयानक तबाही से बच पाएंगे या सब कुछ खत्म हो जाएगा? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत छुट्टियों पर आई एक युवा महिला से होती है, जब उसे अचानक एहसास होता है कि उसके कान की एक ईयरिंग गायब है। शुरुआत में उसे लगता है कि शायद फोटो खींचते समय वो बाली गलती से समुद्र में गिर गई होगी। पास ही खड़ी उसकी सबसे अच्छी दोस्त उस खोई हुई बाली को ढूंढने के लिए बिना कुछ सोचे समझे तुरंत समुद्र में छलांग लगा देती है। लेकिन अगले ही पल पानी के नीचे से एक अजीब सी डरावनी आवाज आने लगती है और समुद्र का पानी उबलने लगता है। उनकी कांच की नाव चकनाचूर हो जाती है। इसी के साथ उसकी दोस्त की जान चली जाती है और वहां मौजूद बाकी सभी लोग भी मारे जाते हैं। कुछ दिनों बाद 4 लोगों का एक परिवार छुट्टियां मनाने उसी ला पाल्मा द्वीप पर आता है। इस द्वीप को वोल्केनो आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि वहां के ज्वालामुखी में 1948 के बाद से कोई विस्फोट नहीं हुआ था। वो और उसका पति अपनी टूटती हुई शादी को बचाने की उम्मीद में जानबूझकर अपनी छुट्टियां बिताने यहां आए थे। वे इस ट्रिप को अपने रिश्ते को सुधारने के आखिरी मौके के रूप में देखते हैं। जब परिवार तैरने के लिए कपड़े बदलने की तैयारी कर रहा होता है तो उनकी बड़ी बेटी साराह को जमीन पर पड़ी हुई एक जोड़ी कान की बालियां मिलती हैं। उन्हें देखते ही पिता तुरंत कहता है कि ये उनके परिवार में से किसी की नहीं है। साराह इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं देती और बस उन्हें मेज पर रख देती है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये छुट्टी उनके जीवन की सबसे खतरनाक यात्रा बनने वाली है, जहां उनका सामना एक भयानक प्राकृतिक आपदा से होगा। इस बीच पहाड़ों में जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट की मैरी अपने एक सहकर्मी के साथ वहां रिसर्च के लिए जाती है। हमेशा की तरह वे एक गुफा में पहुंचते हैं, लेकिन आज उन्हें गुफा की दीवारों पर कुछ अजीब दिखाई देता है। चट्टानों पर सीमेंट जैसी कोई परत जमी हुई है। मैरी ने अपने पूरे करियर में पहली बार ऐसा कुछ देखा है और वो तुरंत इसके सैंपल इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तभी उसके दाढ़ी वाले सहकर्मी की नजर जमीन पर पड़े कई मरे हुए चमगादड़ों पर पड़ती है। जांच करने पर उन्हें एहसास होता है कि गुफा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर सामान्य से बहुत ज्यादा है। जो बात उन्हें और भी ज्यादा चौंका देती है वो है गुफा की छत पर अचानक से उभरने वाली एक बहुत बड़ी दरार। इस बीच भूवैज्ञानिक विभाग के डायरेक्टर अपने कार्यालय में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ला पाल्मा द्वीप के दक्षिण पूर्वी समुद्री क्षेत्र में एक स्पीड बोट मिली है और उसमें सवार सभी पर्यटक मृत पाए गए हैं। इस मामले की अभी जांच चल रही है। ये खबर पढ़ने के बाद निदेशक काफी चिंतित हो जाते हैं। कुछ देर बाद मैरी और उसका सहकर्मी उनके कार्यालय पहुंचते हैं और उन्हें गुफा में मिली अपनी खोज के बारे में बताते हैं। आगे की जांच से पता चलता है कि गुफा के अंदर की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का स्तर खतरनाक रूप से अधिक है। ऐसी घटना पहले कभी नहीं देखी गई थी। इसके अलावा द्वीप का बरसात का मौसम लंबा होता जा रहा है और बारिश की मात्रा भी लगातार बढ़ रही है। बढ़ते पानी का बहाव चट्टानों के संतुलन को बिगाड़ रहा है, जिसके कारण गुफा के अंदर खतरनाक दरारें बन रही हैं। अगर ये स्थिति बनी रही तो भूकंप या लैंडस्लाइड आने की बहुत अधिक संभावना है। लेकिन निदेशक इस बात से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि पहाड़ों में हल्के झटके आना सामान्य बात है। अभी तक जहरीली गैस के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं और मौजूदा हालात इतने गंभीर नहीं हैं कि किसी बड़े खतरे की घोषणा की जाए। इस बेवजह की डांट के बाद दोनों रिसर्चर बहुत निराश होते हैं। हालांकि दाढ़ी वाले आदमी का शक अभी भी कायम है। वो मैरी को एक नक्शे के पास ले जाता है और याद दिलाता है कि 1948 में यहाँ एक बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिससे कई किलोमीटर लंबी एक दरार बन गई थी। ये इतनी चौड़ी थी कि एक इंसान इसके अंदर आराम से चल सकता था। अगर ऐसा धमाका दोबारा हुआ तो पहाड़ का एक पूरा हिस्सा टूटकर सीधा समुद्र में गिर जाएगा। अगर किसी पूरे शहर के आकार की कोई चीज समंदर में गिरेगी तो निश्चित रूप से एक विनाशकारी सुनामी आएगी। ये सवाल उठाता है कि निदेशक जनता को पहले से चेतावनी क्यों नहीं दे रहे हैं। सच तो यह है कि निदेशक ने कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी गलती की थी। उन्होंने एक बार लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी कर दी थी, जिससे भारी दहशत फैल गई थी, लेकिन असल में कुछ हुआ ही नहीं। उस घटना की वजह से लगभग उनकी नौकरी चली ही जानी थी। तब से उन्होंने ये तय कर लिया है कि जब तक किसी आपदा का पक्का यकीन न हो जाए वो कोई और चेतावनी जारी नहीं करेंगे। हालांकि मैरी और उसके सहकर्मी को इस बात का एहसास नहीं है कि निदेशक उनसे भी ज्यादा डरे हुए हैं। असल में वो पहले से ही अंदर से बहुत परेशान हैं। ठीक उसी समय वो नई जानकारियों की जांच के लिए फोरेंसिक विभाग गए हुए हैं। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि स्पीड बोट पर मरने वाले सभी लोगों की जान बेहद हाई टेम्परेचर वाली गैस के संपर्क में आने से हुई है। उनके फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पाई गई है, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि स्थिति बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। इस बीच रिजॉर्ट में निक का परिवार बिना किसी चिंता के धूप और समुद्र का मजा ले रहा है। सारा पूल के किनारे शांति से बैठी है। एक लड़की पास आती है और उसे बीच वॉलीबॉल खेलने के लिए बुलाती है, लेकिन सारा मना कर देती है क्योंकि उसे अपने छोटे भाई की देखभाल करनी है, जो ऑटिज्म से पीड़ित है। लड़की निराश होकर लौट जाती है। सारा नए दोस्त तो बनाना चाहती है, लेकिन आगे बढ़कर बात करने का आत्मविश्वास उसमें नहीं है। पूल से बाहर आने के बाद उसके पिता सनीट उसकी उदासी को देखते हैं और उसे जाकर खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो उसके भाई का ख्याल रखेंगे। ये सुनकर सारा आखिरकार खेल में शामिल होने के लिए मान जाती है।
जाने से पहले उसके पिता जल्दी से उसे वॉलीबॉल के कुछ बुनियादी नियम समझाते हैं। सारा खेलने के लिए चली जाती है और बेटे की जिम्मेदारी निक पर छोड़ देती है। बच्चे के साथ समय बिताते हुए निक की नजर अचानक अपनी पत्नी पर पड़ती है, जो एक स्पेनिश आदमी से हंस हंसकर बातें कर रही है। ये देखकर उसे तुरंत गुस्सा आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो पलटकर अपने बेटे को देखता है, बच्चा वहां से गायब हो चुका होता है। घबराया हुआ निक अपने बेटे को ढूंढने लगता है कि शायद वो अपनी बहन को खोजने के लिए समंदर किनारे चला गया होगा। वो किनारे की तरफ दौड़ता है और बार बार उसका नाम पुकारता है। थोड़ी देर बाद उसकी नजर दूर एक चट्टान पर खड़े एक छोटे लड़के पर पड़ती है। जब वो करीब पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि वो उसका बेटा ही है, जो खामोशी से समंदर को घूर रहा है। बच्चा समंदर में अनगिनत कछुओं को इकट्ठा होते हुए देख रहा है, मानो वे एक साथ माइग्रेट करने की तैयारी कर रहे हों। इस बीच मैरी अपनी जांच पूरी कर लेती है। गुफा से लाए गए पानी के सैंपल में किसी भी असामान्य मिनरल्स का कोई निशान नहीं मिलता है। ये साफ तौर पर इस बात का इशारा है कि समुद्र का पानी तेजी से पहाड़ के अंदर रिस कर सीधे गुफा तक पहुंच गया है। उन्होंने जो दरार खोजी थी वो एकदम नई है, 2 हफ्ते से पुरानी नहीं। अगर ये सच है तो द्वीप पर मौजूद हर इंसान गंभीर खतरे में हो सकता है। इस बात का एहसास होते ही मैरी और उसका सहकर्मी वापस पहाड़ पर जाने और दरार के ऊपरी हिस्से की खुद जांच करने का फैसला करते हैं। वे गाड़ी से वापस उस जगह पर पहुंचते हैं। वहां वे जो देखते हैं वो और भी ज्यादा खौफनाक है। दरार का एक सिरा अब धीरे धीरे नीचे की ओर धंस रहा है। वे तुरंत अपने इक्विपमेंट लगाते हैं और मेजरमेंट्स लेना शुरू करते हैं। उनका डर सच साबित होता है। दरार किसी वक्त भी खिसक सकती है। हालांकि इसके खिसकने की गति धीमी है, लेकिन ये साफ है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक विनाशकारी तबाही का आना तय है। इस बीच भूवैज्ञानिक विभाग के कर्मचारियों को भी खतरे के संकेत मिलने लगते हैं। पहाड़ के आसपास गैस का स्तर बढ़ रहा है और शुरुआती झटके महसूस किए जा रहे हैं। निदेशक तुरंत नेशनल गार्ड से संपर्क करने का आदेश देते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर पहाड़ पर मौजूद पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। उसी समय मैरी उन्हें कॉल करती है। जब निदेशक को एहसास होता है कि वे अभी भी पहाड़ पर ही हैं, तो वे बुरी तरह से घबरा जाते हैं और उन्हें अपने सारे इक्विपमेंट वहीं छोड़कर तुरंत नीचे आने का आदेश देते हैं। जब वे अभी भी माप ले ही रहे थे कि अचानक दरार से सफेद धुआं विस्फोट बाहर निकलने लगता है। ये देखकर वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। नीचे आते समय उनका सामना कई ऐसे लोगों से होता है जो पहाड़ पर कैंप कर रहे थे। मैरी समझ जाती है कि ये ज्वालामुखी फटने का स्पष्ट संकेत है और वो सभी को वहां से भागने के लिए चिल्लाने लगती है। कुछ ही समय बाद मैरी को अस्पताल के बिस्तर पर होश आता है। निदेशक उसे बताते हैं कि जहरीली गैस के संपर्क में आने के कारण उसके सहकर्मी की हालत गंभीर है और वो कोमा में चला गया है। इस बार ज्वालामुखी ने भारी मात्रा में जहरीली गैस छोड़ी, लेकिन खुशकिस्मती से किसी की जान नहीं गई। हालांकि निदेशक जानते हैं कि ये तो बस शुरुआत है। जब जहरीली गैस निकलना शुरू होती है तो अगला चरण राख और उसके बाद पिघला हुआ लावा होता है। अगर पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर समुद्र में गिर जाता है तो इससे सैकड़ों मीटर ऊंची एक विशाल सुनामी आ सकती है। ऐसी सुनामी दुनिया भर में लाखों लोगों की जान खतरे में डाल सकती है। कई महाद्वीप इससे प्रभावित हो सकते हैं और छोटे आइलैंड नेशंस पूरी तरह से समुद्र में डूब सकते हैं। सिर्फ लोगों को सुरक्षित निकालने का खर्च ही अरबों डॉलर तक पहुंच सकता है। दहशत और अफरा तफरी में और भी बड़ा खतरा छिपा है, जिससे कई और जाने जा सकती हैं। इसलिए निदेशक अभी भी कोई और ठोस सबूत मिलने तक इंतजार करना चाहते हैं। लेकिन मैरी अब और इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। वह निदेशक से साफ साफ कहती है कि अगर अभी कोई कदम नहीं उठाया गया तो इसके परिणाम ऐसे होंगे जिन्हें कभी सुधारा नहीं जा सकेगा। दबाव में आकर निदेशक उसके साथ मेयर से मिलने जाने के लिए राजी हो जाते हैं। हालांकि मेयर का रवैया बिल्कुल नहीं बदलता। जब तक उन्हें पूरी तरह से यकीन नहीं हो जाता, वह जनता को चेतावनी देने से साफ मना कर देते हैं। एक और झूठी चेतावनी की वजह से उनकी कुर्सी जा सकती है। मैरी और निदेशक के लाख समझाने के बावजूद मेयर इंतजार करने का ही फैसला करते हैं। इस बीच रिसोर्ट में निक और उसकी पत्नी के बीच अपने बेटे को लेकर एक बार फिर बहस हो जाती है। वह निक पर आरोप लगाती है कि जब उनका बेटा गायब हुआ तो उसने तुरंत उसे क्यों नहीं बताया। निक गुस्से में जवाब देता है कि उसने पूरे दिन बच्चों पर ध्यान ही नहीं दिया था। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं है। उसी समय साराह की जिंदगी भी बिखरने लगती है। जिस लड़की से उसने एक दिन पहले ही दोस्ती की थी, वह अब उसे बुरी तरह डांटती है। कारण यह है कि साराह ने गलती से उसका एक वीडियो शेयर कर दिया था। वह वीडियो असल में एक लड़के ने छुपकर रिकॉर्ड किया था, लेकिन सारा गुस्सा साराह पर निकाला जाता है। दिल टूटने के बाद साराह अपने कमरे में जाती है और रोने लगती है। जब वह वहां बैठी होती है तो उसे बगल के कमरे में अपने माता पिता के जोर जोर से बहस करने की आवाज सुनाई देती है। अब उसका वहां एक पल भी रुकने का मन नहीं करता। वह चुपचाप वहां से निकलती है और संगीत एयरपोर्ट की तरफ चल देती है। वहां से वह नॉर्वे में अपने चाचा को कॉल करती है और उनसे वापसी का टिकट बुक करने के लिए कहती है। उसके चाचा पूछते हैं कि वह अकेली क्यों सफर करना चाहती है, लेकिन साराह कुछ भी बताने से मना कर देती है। कॉल खत्म होने के बाद उसके चाचा चिंतित हो जाते हैं और अपनी बहन हिमेइन को फोन करते हैं, लेकिन वह उस समय योगा कर रही होती है और उसे फोन की घंटी सुनाई नहीं देती। इस बीच भूवैज्ञानिक विभाग को और भी ज्यादा डराने वाली खबर मिलती है। पूरे द्वीप पर लगातार हल्के झटके आ रहे हैं और उनका केंद्र धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसक रहा है। यह साफ तौर पर इशारा करता है कि ज्वालामुखी किसी भी समय फट सकता है। निदेशक तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ला पाल्मा द्वीप से आने जाने वाली सभी उड़ानों को रोकने का आदेश देते हैं। ज्वालामुखी की राख विमान के इंजनों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है और प्लेन क्रैश हो सकते हैं, लेकिन यह चेतावनी बहुत देर से आती है। अचानक
पहाड़ से एक छोटा लेकिन बेहद शक्तिशाली धमाका गूंजता है जिससे हर कोई सन्न रह जाता है। ठीक उसी पल साराह जिस फ्लाइट में है वह पहले से ही रनवे पर तेजी से दौड़ रही होती है। पायलट को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उड़ान रोकने का निर्देश मिलता है, लेकिन रनवे छोटा होने के कारण विमान को आगे बढ़ने और उड़ान भरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बीच हिमे की नजर आखिरकार अपने भाई की मिस्ड कॉल पर पड़ती है और वह तुरंत उसे वापस कॉल करती है। जब उसे पता चलता है कि साराह एयरपोर्ट गई है तो वह बुरी तरह घबरा जाती है और अपने पति को ढूंढने के लिए भागती है। तभी ज्वालामुखी की घनी राख के बीच से एक विमान की तेज गरजने की आवाज सुनाई देती है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका पूरे आसमान को हिलाकर रख देता है। हिमे डर के मारे अपना चेहरा ढक लेती है, यह न जानते हुए कि उसकी बेटी उस प्लेन में थी या नहीं। जैसे ही पति पत्नी एयरपोर्ट जाने की तैयारी करते हैं, हिमे को अपने भाई का एक मैसेज मिलता है। उसका भाई जो विदेश मंत्रालय कुशल कम्युनिकेशन में काम करता है, उसे प्लेन क्रैश के बारे में पहले ही जानकारी मिल चुकी है। रेस्क्यू टीम्स पहले से ही काम पर लगे हुए हैं और सभी जीवित बचे लोगों को द्वीप के इकलौते अस्पताल में ले जाया जा रहा है। जब हिमे और निक अस्पताल पहुंचते हैं तो वे घंटों तक तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें साराह कहीं नहीं मिलती। अस्पताल का स्टाफ उन्हें फ्लाइट के यात्रियों की सूची दिखाता है जिन नामों पर निशान लगा है उन्हें पहले ही अस्पताल लाया जा चुका है, जबकि बाकी लोगों को लापता ये की सूची में रखा गया है। साराह का नाम लिस्ट में है लेकिन उसके आगे कोई निशान नहीं है। यह देखकर वे दोनों पूरी तरह से टूट जाते हैं। थके हुए और टूटे हुए दिल के साथ वे वापस होटल लौट आते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या किया जाए, लेकिन जब वे अपने कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो वे दंग रह जाते हैं। साराह सुरक्षित अंदर बैठी है। असल में साराह प्लेन में चढ़ने ही वाली थी कि तभी उसे अपनी दोस्त का एक मैसेज मिला। उसकी दोस्त ने सच्चे दिल से माफी मांगी थी। साराह ने आखिरी मौके पर फ्लाइट में न चढ़ने का फैसला किया था। बाद में उसकी दोस्त को भी इस बात का एहसास हुआ कि अनजाने में ही सही इस मैसेज ने साराह की जान बचा ली थी। इस भयानक हादसे के बाद उनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। इस बीच भूवैज्ञानिक विभाग में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि द्वीप को तुरंत खाली करा लेना चाहिए, लेकिन मेयर अभी भी मानने से इनकार कर देते हैं। उनका तर्क है कि इस तरह की घोषणा से दहशत फैल सकती है और अफरा तफरी में लोगों की जान जा सकती है। ज्वालामुखी की राख पहले भी बिना किसी बड़ी तबाही के दिखाई दे चुकी है और एक और झूठी चेतावनी की कीमत सबको अपनी नौकरी गंवाकर चुकानी पड़ सकती है। जब निदेशक को यह एहसास होता है कि जनता को अभी भी कोई चेतावनी नहीं दी जा रही है तो वह एक निजी फैसला लेते हैं। वह अपने सभी कर्मचारियों को तुरंत द्वीप छोड़ने का आदेश देते हैं और तय करते हैं कि वह ड्यूटी पर आखिरी व्यक्ति के रूप में वहीं रुकेंगे। मैरी इस फैसले से खुश नहीं है, लेकिन उस पर अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी भी है। जल्द ही उसे पता चलता है कि उसका भाई नशे में है और एक बार में हंगामा कर रहा है। मैरी उसकी मदद करने वहां जाती है, लेकिन इसके बजाय पुलिस उसे सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। जब उसके भाई का नशा उतरता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह उससे मिलने तुरंत पुलिस स्टेशन भागता है और सबसे अच्छा वकील रखने का वादा करता है, लेकिन समय तेजी से खत्म हो रहा है। ज्वालामुखी किसी भी पल फट सकता है। अब सवाल यह है कि ये भाई बहन खतरे के इस द्वीप से कैसे बचकर निकलेंगे। लेकिन यह तो बस तबाही की शुरुआत है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक बार जब ज्वालामुखी राख उगलना शुरू कर देता है तो अगला चरण आमतौर पर एक पूर्ण विस्फोट ही होता है। अगर ऐसा होता है तो पहाड़ का एक पूरा हिस्सा टूटकर समुद्र में गिर सकता है, जिससे सैकड़ों मीटर ऊंची एक विशाल सुनामी पैदा होगी। यह मानव इतिहास की अनिपेक्षित भी की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक बन सकती है। रात के समय ज्वालामुखी से एक बार फिर सफेद धुआं उठने लगता है, मानो कोई सोया हुआ राक्षस जागने वाला हो। ठीक उसी समय निक और उसका परिवार अभी भी समुद्र में है, जो इस खतरे से पूरी तरह अनजान है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि तबाही धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। अचानक फोन बजता है। हिमे फोन उठाती है और देखती है कि यह उसके भाई का कॉल है। वह बताता है कि सरकार को इस स्थिति के बारे में पहले से ही पता है, लेकिन बड़े पैमाने पर दहशत फैलने से रोकने के लिए वे इस जानकारी को गुप्त रख रहे हैं। उसने चुपचाप उनके लिए एक फेरी बुक कर दी है जो उन्हें कुछ ही मिनटों में पास के टेनेरिफ द्वीप पर ले जाएगी। वहां से वे घर जाने के लिए अगली फ्लाइट पकड़ सकते हैं। फेरी के निकलने में सिर्फ 20 मिनट बचे हैं और बचने का मौका हाथ से फिसलता जा रहा है। अपने भाई की चेतावनी सुनकर हिमे बिना कोई समय बर्बाद किए चुपचाप अपने पति और दोनों बच्चों के साथ वहां से निकलने की तैयारी करती है। लेकिन साराह जिद करती है कि वह अपनी दोस्त शेरी को भी साथ ले जाना चाहती है। वह उसे बार बार कॉल करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जब हिमे कहती है कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है और सुनामी किसी भी पल आ सकती है, तो साराह को मजबूरन अपने परिवार के साथ निकलना पड़ता है। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, उन्हें एहसास होता है कि सड़क पर एक भी टैक्सी नहीं है। समय निकलता जा रहा है। तभी निक को एक तरकीब सूझती है। वह जब अचानक एक ट्रक रोकता है और जल्दबाजी में अपने पूरे परिवार को उसके अंदर बैठा देता है। इससे पहले कि मजदूर कुछ समझ पाते, निक गाड़ी लेकर वहां से भाग निकलता है। कुछ ही देर बाद वही मजदूर संगीत उनका पीछा करते हुए फेरी टर्मिनल पहुंच जाते हैं। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए निक अपनी पत्नी और बच्चों से तुरंत फेरी पर चढ़ने को कहता है। निक पीछे रह जाता है और मजदूर उसे घेर कर पीटने लगते हैं। अंत में निक अपना बटुआ निकालता है और उन्हें सौंप देता है। तब जाकर वे उसे छोड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। निक बेबसी से उस फेरी को धीरे धीरे दूर जाते हुए देखता है जिसमें उसका परिवार सवार है। इस बीच शेरी समंदर किनारे पर है। वह अपने फोन पर कई मिस्ड कॉल देखती है और तुरंत साराह को वापस कॉल करती है। साराह उसे बताती है कि वह किसी भी तरह टेनेरिफ पहुंच जाए, वरना जल्द ही वहां से बचना नामुमकिन हो जाएगा।
कुछ मिनटों बाद एक बहुत तेज भूकंप का झटका आता है। अपने ऑफिस में अकेले बैठे निदेशक को तुरंत एहसास हो जाता है कि खतरा अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। वह मेयर के कार्यालय में कॉल करता है और मांग करता है कि तुरंत एक इमरजेंसी चेतावनी अलर्ट जारी की जाए। फेरी पकड़ने में नाकाम रहने के बाद निक भागकर एक स्पीड बोट रेंटल सेंटर जाता है और टेनेरिफ जाने के लिए एक नाव किराए पर लेने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी अलर्ट बजता है, कर्मचारी उसकी मदद करने से साफ मना कर देते हैं। उसी समय होटल में मिला उसका एक दोस्त वहां आता है और निक को बताता है कि उसने एक सेलर को रिश्वत दी है। वे दोनों भागकर किनारे पर पहुंचते हैं जहां नाविक पहले से ही इंतजार कर रहा है। उसने निक के लिए आखिरी बची हुई जगह सुरक्षित कर ली है। राहत की सांस लेते हुए वे नाव पर चढ़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन अचानक उनके ठीक पीछे ज्वालामुखी फट पड़ता है। जैसे ही नाव निकलने वाली होती है, एक महिला अपनी बाहों में एक बच्चे को लिए भागती हुई आती है। वह रोती है और मदद की भीख मांगते हुए कहती है कि उसका बच्चा बहुत छोटा है और उसे हर हाल में बचाया जाना चाहिए। निक एक पल के लिए रुकता है और फिर चुपचाप उस महिला और उसके बच्चे के लिए अपनी सीट छोड़ देता है। यह देखकर उसका दोस्त बहुत भावुक हो जाता है, लेकिन निक चुपचाप वहां से चला जाता है। अस्पताल में दाढ़ी वाले वैज्ञानिक की नींद ज्वालामुखी फटने की भयानक आवाज से अचानक खुल जाती है। जब वह बाहर कदम रखता है तो वह तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ जाता है। फिर भी वह घबराता नहीं है, क्योंकि उसे पहले से ही इस भयानक नतीजे का अंदेशा था। वह अपने कपड़े बदलता है और सीधे निदेशक के कार्यालय में जाता है, ताकि जिंदगी के इन आखिरी पलों में वह उनके साथ खड़ा रह सके। इस बीच निक दूर पहाड़ से उठती लपटों और लावे को देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब कहां जाए। अंत में वह हिमेई को कॉल करता है और बच्चों का ख्याल रखने को कहता है, यह बताते हुए कि शायद वह अब कभी वापस ना आ पाए। उसी समय मैरी का भाई किसी तरह पुलिस स्टेशन की चाबियां हासिल कर लेता है और अपनी बहन को आजाद कर देता है। बाहर निकलते समय वह पास की एक सेल हवालात से एक और कैदी को भी छोड़ देता है। जैसे ही वे स्टेशन से निकलते हैं, उनका सामना निक से होता है। निक उन्हें बताता है कि सारी नावें जा चुकी हैं, लेकिन मैरी का भाई कहता है कि उसके पास अभी भी एक स्पीड बोट है जिसे उसने मछली पकड़ते समय छुपा दिया था। यह सुनकर निक के अंदर उम्मीद की एक किरण जाग उठती है। वे तीनों तेजी से समंदर किनारे की तरफ भागते हैं और एक छिपे हुए कोने में रखी उस स्पीड बोट को खोज निकालते हैं। जैसे ही वे इसे स्टार्ट करने वाले होते हैं, पीछे से एक आदमी बंदूक ताने हुए सामने आ जाता है। यह वही कैदी है जिसे मैरी के भाई ने थोड़ी देर पहले आजाद किया था। वह यह नाव सिर्फ अपने लिए लेना चाहता है। मैरी का भाई उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि नाव में एक और इंसान के लिए जगह है, लेकिन वह आदमी पूरी स्पीड बोट पर कब्जा करने की जिद पर अड़ा रहता है, क्योंकि उसके साथी भी पीछे आ रहे हैं। इस बहस के बीच वह आदमी गोली चला देता है जो मैरी के भाई को लग जाती है। मैरी दौड़कर उसके पास जाती है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। ठीक उसी समय बाकी गुंडे भी वहां पहुंच जाते हैं। निक जल्दी से मैरी का हाथ पकड़ता है और उसे नाव पर धकेल देता है। उसके पास बंदूक है, इसलिए बाकी गुंडे हिल नहीं पाते। वे दोनों स्पीड बोट स्टार्ट करने में कामयाब हो जाते हैं और द्वीप से भाग निकलते हैं, जबकि ज्वालामुखी उसे पूरी तरह निगलने संगीत के कगार पर है। उसी समय निक के फोन पर उसके साले अमेन का मैसेज आता है। वह बताता है कि टेनेरिफ या में एक सेफ जोन है और जिंदा बचने का एकमात्र रास्ता वहीं पहुंचना है। निक तुरंत मैरी का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर नाव पर ले आता है। मैरी डर के मारे सुन्न खड़ी है, मानो उसके पैर पत्थर के हो गए हों। निक उसे ठीक समय पर नाव पर खींच लेता है और सुनामी के टकराने से पहले ही वे नाव को विपरीत दिशा में मोड़कर तेजी से वहां से निकल जाते हैं। इस बीच टेनेरिफ के एयरपोर्ट पर आखिरी फ्लाइट की तैयारी चल रही है। हिमेई अपने बेटे और सारा के साथ बोर्डिंग गेट पर पहुंच चुकी है। पासपोर्ट चेक करते समय स्टाफ का ध्यान जाता है कि उसके पास एक एक्स्ट्रा पासपोर्ट है। वह बताती है कि उसका पति पीछे छूट गया है और शायद थोड़ी देर में आ जाएगा। स्टाफ उन्हें पीले रंग के रिस्टबैंड देता है जो बोर्डिंग पास का काम करते हैं। केवल यही बैंड पहनने वालों को प्लेन में चढ़ने की इजाजत है, लेकिन सारा बार बार पीछे मुड़कर देखती है, क्योंकि वह अपनी दोस्त शेरी को लेकर परेशान है। वह देखती है कि शेरी एयरपोर्ट पहुंच गई है, लेकिन उसके पास बोर्डिंग पास नहीं है। सारा एक बहुत बड़ा फैसला लेती है और प्लेन के उड़ान भरने से ठीक पहले अपने बैग से अपने पिता का बोर्डिंग पास निकालती है और शेरी को दे देती है। इसके बाद वह खुद प्लेन में चढ़ जाती है। इस बीच हिमेई और उसका बेटा पहले ही अपनी सीट पर बैठ चुके हैं, लेकिन सारा अभी तक वहां नहीं पहुंची है। प्लेन उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार है। हिमेई घबरा जाती है और अपने बेटे के साथ तुरंत वहां से जाने का फैसला करती है। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी की नहीं सुनती। उसी समय निदेशक और दाढ़ी वाले वैज्ञानिक दोनों प्रोटेक्टिव सूट पहने हुए ज्वालामुखी के मुहाने पर पहुंच चुके हैं। वे जानते हैं कि अब इस द्वीप से जिंदा वापस जाना नामुमकिन है। दोनों निडर होकर पर ज्वालामुखी के पास खड़े हो जाते हैं। दाढ़ी वाला आदमी मजाकिया अंदाज में अपनी जेब से सालों पुरानी रेड वाइन की एक बोतल निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वे उसे पी पाते, 78 सालों से शांत पड़ा ज्वालामुखी अपनी पूरी ताकत के साथ फट पड़ता है। एक भयानक धमाके के साथ पूरा का पूरा द्वीप 2 हिस्सों में बंट जाता है। पहाड़ का एक विशाल हिस्सा खिसक कर सीधे समुद्र में जा गिरता है, जिससे पलक झपकते ही सैकड़ों फीट ऊंची विनाशकारी लहरें उठने लगती हैं। इस बीच सारा और शेरी प्लेन में वापस आती हैं। वे बेचैनी से अपनी मां और भाई को ढूंढती हैं, लेकिन स्टाफ तुरंत उन्हें अपनी सीट बेल्ट बांधने को कहता है, क्योंकि प्लेन टेक ऑन ऑफ करने ही वाला है। सारा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी मां और भाई अभी भी उसी की तलाश कर रहे हैं। खुशकिस्मती से हिमेई को एन मौके पर अपने भाई का एक मैसेज मिलता है। वह उन्हें टेनेरिफ में एक और सुरक्षित क्षेत्र के बारे में बताता है जहां वे इस सुनामी से बच सकते हैं। हिमेई तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ती है। उसका बेटा, जो ऑटिज्म से पीड़ित है लेकिन ज्योग्राफी में बहुत तेज है, कुछ ही सेकंड में उस सुरक्षित जगह का सटीक हिसाब लगा लेता है।
पास खड़े एयरपोर्ट के कुछ कर्मचारी भी उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं। तभी वह विशाल सुनामी एयरपोर्ट की तरफ तेजी से बढ़ती है। जैसे ही प्लेन रनवे पर आगे बढ़ता है, जमीन फट पड़ती है। इस बीच निक और मैरी अपनी स्पीड बोट में उस सुरक्षित क्षेत्र की तरफ पूरी रफ्तार से भाग रहे हैं। उनके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है, लेकिन वे आखिरी पल में सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंच ही जाते हैं। जब वे किनारे पर उतरते हैं तो देखते हैं कि वहां पहले से ही कई लोग इकट्ठा हो चुके हैं। यह सब निक के साले की वजह से संभव हो पाया था। उसने विशेषज्ञों गिकांडिये से सलाह ली थी और सबसे सुरक्षित इलाके का पता लगाया था। सुनामी गोल आकार में फैलती है और टेनेरिफ के पूर्वी हिस्से में दो विशाल लहरें आपस में टकराकर एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देती हैं। वह इलाका सबसे सुरक्षित साबित होता है। अपने करियर को खतरे में डालते हुए साले ने खुद एक माइक्रोफोन चालू किया और मीडिया को इस सुरक्षित क्षेत्र के बारे में जानकारी दी। यह अलर्ट लोगों के फोन पर भी भेजा गया था, जिससे अनगिनत जानें बच गईं। लेकिन निक चारों ओर नजर दौड़ाता है और उसे अपनी पत्नी और बच्चे कहीं दिखाई नहीं देते। उसे बाकी लोगों से पता चलता है कि और आखिरी फ्लाइट क्रैश हो गई है। निक यह सोचकर पूरी तरह टूट जाता है कि शायद अब वह अपने परिवार का एकमात्र जीवित सदस्य बचा है। तभी दूर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। हैरानी की बात यह है कि प्लेन क्रैश के बावजूद कुछ लोग जिंदा बच गए हैं। साराह को होश आ जाता है, जबकि शेरी अभी भी बेहोश है। साराह तुरंत शेरी को जमीन पर लेटाती है और उसे सीपीआर देना शुरू करती है। एक फ्लाइट अटेंडेंट की मदद से शेरी को होश आ जाता है। जब वे प्लेन से बाहर निकलती हैं तो उनके आसपास की दुनिया पूरी तरह से तबाह नजर आती है। सुनामी ने दुनिया के कई हिस्सों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। कुछ छोटे आइलैंड नेशंस तो पूरी तरह से समुद्र में समा चुके हैं। निक और हिमेई को डर है कि वे शायद साराह को अब कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन तभी बचाव दल का एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंचता है। उनका बेटा सबसे पहले साराह को पहचानता है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि इतनी बड़ी तबाही के बावजूद पूरा परिवार आखिरकार फिर से एक हो गया है। सिर्फ एक ही इंसान है जो दूर चुपचाप खड़ा है। वह है मैरी, जिसने इस आपदा में अपने भाई को खो दिया है। वह जानती है कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए